वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में HPLT टेट की जो परीक्षा थी उसे कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर जो आज की वीडियो हम आपके समक्ष लाए हैं। जो प्रश्नों का स्तर है काफ़ी अच्छा था। जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी की है तो वो अवश्य इस परीक्षा को पास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न पत्र को देने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा निशा जी का, जिन्होंने समय रहते मुझे ये प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। तो आपका धन्यवाद है। अच्छे से आपका मुझे लगता है पेपर हुआ होगा, बाकियों का भी अच्छे से पेपर हुआ होगा, मुझे पूर्ण इसकी संभावना है, क्योंकि अच्छे से हमने तैयारी की थी। जो जिन्होंने बैच लिया था, मुझे पूर्ण आशा है कि वो तो अच्छे से पेपर को क्रैक करेंगे ही, क्योंकि हार्ड नहीं था ये प्रश्न पत्र का स्तर, नॉर्मल ही था। कुछ एक प्रश्न जरूर हार्ड थे, परंतु अधिकतर प्रश्न इसमें नॉर्मल ही थे। जिसने भी दिमाग लगाकर प्रश्नों को सॉल्व किया तो उनका ये पास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो अधिक समय नहीं लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84, परंतु जो लुईपा, सरपा, गोरक्षपा ये तो सिद्धों के अंतर्गत आते हैं, परंतु देवसेन सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। पहले तो ध्यान रखना है कि जो धनपाल हैं ये अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, और ये इनकी जो रचना कौन सी है, तो ये होगी भविष्यत कहा, ये इनकी प्रमुख रचना है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी आर्य समाज की गई थी। किसकी? आर्य समाज की। जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना रामकृष्ण पर राजा राम मोहन, हाँ, राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 4, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ये किया गया था आपके 1955 में। बी यहाँ पर सही होगा। जो देखिए हमने कोर्स डिस्कस किया था आपके साथ, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो कोर्स से बाहर पूछा गया होगा। बीच में 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो काफ़ी मुश्किल पूछे गए हों, परंतु अधिकतर प्रश्न आपके टेट को क्वालिफाई करने के लिए सरल ही पूछे गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि जिन्होंने भी बैच ज्वाइन किया था उनका टेट हो जाएगा इजीली। और एक सुबह मैंने आपको वीडियो भी सेंड की थी, जिसने वो वीडियो देखी थी उसमें भी अधिकतर प्रश्न आए थे परीक्षा में, तो जिसने वो देखी थी उसको भी लाभ हुआ होगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो भारतीय आर्य भाषा है, इन्हें काल की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विकल्प बी सही होगा यहाँ। फिर 1500 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक हिंदी की किन बोलियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होने लगा। तो ये होने लगा ब्रज का, अवधि का और खड़ी बोली का। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 7, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है। तो जो देवनागरी लिपि है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, तो ये मिलता है गुजरात के राजा थे जयभट्ट के शिलालेख में। विकल्प सी यहाँ सही होगा। प्रश्न संख्या 10, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक पत्र माना जाता है, वो बता देता हूँ। देखिए सीरीज है मेरे पास, ए सीरीज। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है, ये माना जाता है आपका उदंत मार्तंड को। फिर प्रश्न है 8, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है। जो परिनिष्ठित भाषा है, इसका दूसरा नाम होता है मानक भाषा। विकल्प ए यहाँ सही होगा। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो जो जैनेंद्र हैं और अज्ञेय हैं, ये माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। विकल्प ए सही होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनके द्वारा जो निम्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो बात की गई है, तो वो होगा विकल्प ए, कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या 12, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। तो जो ये दिया जाता है उपन्यासकार को, तो वो होंगे यहाँ पर कौन आपके, ये हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद। विकल्प डी सही होगा ये। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। बड़ी बार मैंने ये प्रश्न आपको रिपीट किया था, बहुत बार। तो जो साहित्य को मिथ्या माना,
ये माना प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। दोहा पदड़िया गय पद, दोहा पदड़िया गय पद किस काल के प्रमुख छंद रहे हैं ये? तो देखिए, दो कालों में अधिकतर ये गाए जाते थे। पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने पूछा है। आदिकाल में भी दोहे का प्रयोग होता था, पदड़िए का भी और गय पद का भी, और भक्ति काल में भी। तो ए और बी जिसने भी किया है उनकी संभावना है कि ए या बी वालों का ये सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर मुझे लगता है विकल्प ए इसका सही होना चाहिए, क्योंकि पदड़िया आदिकाल में ज़्यादा प्रयुक्त होता था, परंतु बी की भी यहाँ पर संभावना है सही होने की। ए और बी, मैं मानूंगा ए को, बाकी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब भी हम इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है 14, दूसरी परंपरा की खोज, इस रचना के रचनाकार कौन होंगे? तो इस रचना के रचनाकार होंगे नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए 17, चील के घर में मांस की धरोहर का अर्थ है। चील के घर में मांस की धरोहर, ये होगा कोई चीज ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप चील के घोंसले में मांस रखोगे तो वो उसे खाएगा ही खाएगा, तो विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 15, सिद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा जाता था? बड़ी बार मैंने ये बताया था आपको, जो सिद्ध साहित्य है ये संधा भाषा में लिखा जाता था। विकल्प बी यहाँ सही होगा। त्रिशंकु की सी गति होना, क्या है? त्रिशंकु की सी गति होना, इसका क्या अर्थ होगा? कहीं का ना रहना, लगनशील होना, मार कर गिरा देना, धाक जमाना। कहीं का ना होना, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 19, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों के अनुसार निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 20, संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है, जेबीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, वहां से रिपीट हुआ है ये प्रश्न। जो संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप हिंदी में व्यवहार में लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। अगर प्रश्न ऐसे होता कि संस्कृत के मूल शब्दों के बदले बिना जो हिंदी में व्यवहार में लाए जाते हैं शब्द उन्हें कहा जाता है तत्सम। देशज शब्द हमारे देश के भाषाओं से निर्मित होते हैं, और विदेशज होते हैं जो बाहर की भाषाओं से निर्मित है, जैसे उर्दू हो गई, आपकी फारसी हो गई, अरबी हो गई, अंग्रेजी हो गई। अगला है 21, कौन सा शब्द कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जो यहाँ पर व्यंजन स्पर्श संघर्षी होगा तो वो होगा विकल्प बी, च। जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या पूछी जाती है कई बार, कितनी होती है? 4 होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जिन शब्दों का आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा, दुख, उत्साह आदि मनोभावों का और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक शब्द। विकल्प ए सही होगा यहाँ 22 का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए 23, मुहावरे और लोकोक्तियां किसकी यथार्थ निधि होती हैं? तो जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं ये होती हैं आपकी भाषा की यथार्थ निधि। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। इस पे भी थोड़ा सा मुझे द्वंद्व है, लेकिन ए जिसने किया है वो सही हो जाएगा, परंतु इसको भी हम ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तब इसको आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 24, किस शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाला, किसी शब्द का, क्या है? किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है विलोम शब्द। किसी शब्द का विलोम अर्थ बताए, विपरीत अर्थ बताए तो वो विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल की यशपाल की कहानियों का पहला संग्रह कौन सा है? पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये हो जाएगा 1939, विकल्प सी यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न है 26, खेल जनेन्द्र की कब की रचना है? तो जो खेल है ये जनेन्द्र जी की कहानी विदा की रचना है, कहानी विदा की। ठीक है, तो ये होगी इनकी अंतिम समय की रचना, क्योंकि 1900 कब की है ये? 1952 की है ये।
1952। इससे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, 1952 पेन से लिख लेते हैं। 1952-53 इसका समय है, तो इस हिसाब से ये इनकी अंतिम दौर की कहानी होगी। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी, यारों के यार एवं ए लड़की। मित्रों मरजानी, यारों के यार ए लड़की किसकी कहानी विदा की रचनाएं हैं? बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड था, कृष्णा सोबती की। सी। अगला प्रश्न क्या है? 28। प्रेमचंद की कहानी कफन का आरंभ कैसे होता है? प्रेमचंद की कहानी है कफन, इसका आरंभ कैसे होता है? झोंपड़े के द्वार पर। विकल्प ए। एक और बात, जिन्होंने भी हमारे नोट्स परचेज किए थे ना, तो उनका भी ये टेट इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नोट्स के बाहर से भी ये प्रश्न के स्तर नहीं गए हैं, नोट्स के अंदर अंदर तक ये स्तर था। आगे आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं एलटी कमीशन की, तो आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि जो नोट्स हैं यहाँ पर आपको 1500 से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से डिस्कस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको फायदा ही होगा इनका। अगर कोई क्वेरी रहती है नोट्स के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। 8219312129 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकालीन काव्य को कितनी धाराओं में बांटा जाता है? तो रीतिकालीन काव्य को जो 3 धाराओं में बांटा जाता है, विकल्प सी सही होगा। रीतिसिद्ध, रीतिवत, रीतिमुक्त। आलम रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? जो आलम है, बोधा है और घनानंद है, ये सारे के सारे थे आपके रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 31। किस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु उसका ध्यान अवश्य रखते थे? तो ये थे आपके रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध ये करते थे, उन्हें लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते थे, परंतु उसका ध्यान अवश्य रखते थे ये अपने साहित्य में। अगला प्रश्न देखिए 32। रसखान की प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल क्या है? तो प्रेम वाटिका का रचनाकाल है 1671। रसखान काफी प्रचलित नाम है ये। 33। इनमें से हिंदी का रूप क्या नहीं है? तो देखिए, रेखता हिंदी का रूप है, हिंदुस्तानी हिंदी का रूप है, कोंकणी हिंदी का रूप है, परंतु जो उर्दू है ये हिंदी का रूप नहीं होगा। सी सही विकल्प है यहाँ। प्रश्नों को ध्यान से देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भविष्य में भी ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न 34। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो न है इसका उच्चारण स्थान होगा दंत्य। विकल्प बी। फिर प्रश्न संख्या 35। इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? इनमें से जो मानक शुद्ध रूप नहीं होगा, तो वो 11 तो शुद्ध है, 79 भी शुद्ध है, 49 भी है, परंतु तिरपन नहीं होता, तिरपन होता है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए 36। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? तो जो देवनागरी लिपि है इसमें 11 स्वर हैं, 11 स्वर ध्वनियां हैं और 33 व्यंजन है, ये ध्यान रखना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिए 37। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? तो जो अयोगवाह कहलाते हैं तो वो होंगे अंग और आह। विकल्प डी सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न है 38। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द की है? तो वो होगा ब्रजभाषा की। किसकी? ब्रजभाषा की। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 39। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? अगर आप पानी शब्दों को तोड़ोगे, प एक हो गया, आ की मात्रा दूसरी, न तीसरा और ये चौथा, 4 होंगे यहाँ पर, 4। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो देवनागरी लिपि का विकास है ये किस लिपि से हुआ है? रिपीटेड प्रश्न है ये भी, तो ब्राह्मी लिपि से। फिर प्रश्न को देखिए 41। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो जो खड़ी बोली है इसी का दूसरा नाम क्या होगा? कौरवी होगा। काफी ये बताया था आपको प्रश्न, कौरवी। अगला प्रश्न देखिए 42।
हित तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। हित तरंगिणी के लेखक कौन है? तो जो हित तरंगिणी है इसके लेखक होंगे कृपाराम। कौन? कृपाराम। विकल्प ए यहाँ सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 43 निम्नलिखित में से हिंदी नवरत्न में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद हैं ये हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं है। तुलसीदास हैं, त्रिपाठी बंधु हैं, देव भी हैं, परंतु प्रसाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 44 हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका कौन सी है? प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये वाला। तो ये होगा सरस्वती पत्रिका। ये मैंने बताया था आपको कई बार प्रश्न, तो आपको आना ही चाहिए था, मुश्किल नहीं था ये। अगला प्रश्न देखिए 45 मिश्र जी ने केशव बिहारी और देव के साथ साथ किन अन्य कवियों को श्रृंगारी कवियों की कोटि में रखा है? जहां तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प होना चाहिए सी, ए और बी दोनों। विद्यापति और सूरदास को दोनों को माना था, परंतु इसका भी हम ऑफिशियल आंसर की में आकर वेट करेंगे। ये काफी थोड़ा सा पेचीदा सा प्रश्न मुझे लगा। फिर प्रश्न है 46 हिंदी साहित्य में किसके ऐतिहासिक ग्रंथ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? ये तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ही प्रश्न समझाया था। ऐसा कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपको नहीं समझाया था। बीच बीच में कुछ एक प्रश्न जरूर है, एक दो, जैसे कि ये वाला हो गया, ये थोड़ा सा पेचीदा सा प्रश्न था, परंतु अधिकतर प्रश्न मैंने आपको समझाए हुए थे पहले कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न देखिए भावों और मनोविकारों का गहन अध्ययन करने वाले लेखक कौन है? तो ये किया गया था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प डी सही होगा यहाँ। फिर देखिए प्रश्न संख्या है 48 छायावाद की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंध किस ग्रंथ में प्रकाशित हैं? तो ये होंगे महादेवी का विवेचनात्मक अध्ययन। विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर है अगला प्रश्न 49 निराला की साहित्यिक निबंधों में किस शैली का प्रयोग है? तो जब ये साहित्यिक रचना करते थे तो वहां पर आपको दो देखने के लिए मिलेंगे, एक तो विश्लेषणात्मक शैली देखने के लिए मिलती है, दूसरी आलोचनात्मक भी मिलती है। तो ये दोनों मुझे यहाँ पर लग रहे हैं इसकी 49 के ए और सी। अगला देखिए 50 प्रतिष्ठित काव्य संग्रह पल्लव के रचयिता है। तो जो प्रतिष्ठित काव्य संग्रह है इसके पल्लव के इसके रचयिता हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। तो थोड़ा सा देखिए प्रश्न संख्या 51 रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नाम किसने मौलिक सोच समझ के दिया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 51 का, तो वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये नामकरण दिया गया था, और ये इनकी मौलिक सूझ भी थी। कई जगह रामचंद्र शुक्ल भी नाम आता है, परंतु मूलतः जो सही होगा तो वो होगा विकल्प भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न को देखिए 52 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समीक्षक हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं, तो इनमें नाम आएगा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। 52 का सही होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा, ये तो हमने देख लिया। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण कृति होगी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह भी इन्हीं की कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह भी इन्हीं की कृति होगी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य का रीढ़ भी माना जाता है, तो ध्यान रखना है आपने इसको। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? तो जो छायावाद नामक पुस्तक है ये होगी आपकी डॉक्टर नामवर सिंह की, या फिर नामवर सिंह भी आप इन्हें कह सकते हो। अगला प्रश्न देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की मांग किस ग्रंथ में की गई है? तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की मांग की गई थी ये वैसे तो देखिएगा डायरेक्ट उत्तर इसका नहीं मिल पाया है मुझे अभी तक। तो जो सही होना चाहिए यहाँ पर या तो ये होगा देखिएगा आपका छायावाद नामक जो पुस्तक है, या फिर इसका हो सकता है कौन सा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसे वैसे हम पेंडिंग ही रखेंगे क्योंकि अभी तक कंफर्म उत्तर नहीं मिल पाया है मुझे, तो नहीं डिस्कस करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखिए 54 प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब हुआ था?
पहले तो ध्यान रखिएगा, जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1936 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में। याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रश्न बनेगा परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा 57। इसमें आपसे पूछा गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया? तो वैसे तो देखिएगा ये इनका झुकाव रहता था निराला जी की तरफ, ठीक है। फिर भी कई कई जगह ये पंत जी को भी श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो या तो इसका निराला जी हो सकता है या फिर पंत जी। इसको हम ऑफिशियल आंसर की आने पे ही पूर्णतः डिस्कस करेंगे, परंतु ए और डी में से इसका उत्तर होगा। अगला देखिए 58। अनु का अर्थ होता है, तो जो अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे कि अनुकरण, अनुसरण, ये पीछे का अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है अनु, पीछे या फिर पीछे आने वाला। अगला प्रश्न है 59। साहित्य दर्पण का अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो जो साहित्य दर्पण का अनुवाद, ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण। इसका जो अनुवाद हुआ था तब वो हुआ था द मिरर ऑफ कंपोजिशन। द मिरर ऑफ कंपोजिशन, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न है 60। अनुवाद प्राय उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन, और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य और जटिल जितना साहित्य की किसी दूसरी शाखा का। किसने कहा? तो यहाँ पर जो मुझे संभावना लग रही है सी और डी में से। सी यहाँ पर मैं ज़्यादा बल दूंगा इस पर। थियोडोर एच सेवरी के द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। 60 का सी या डी में से एक होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 61। त्यागपत्र उपन्यास का अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से किसने किया? तो जो ये अनुवाद किया गया था त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। इसका अनुवाद किया गया था अज्ञेय के द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय के द्वारा ये किया गया था द रेजिग्नेशन नाम से अनुवाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना लेट आप एलटी टेट की परीक्षा को क्रैक करने में हो जाएंगे, उतना मुश्किल पेपर आगे आते रहेंगे। यहाँ देखिए, शुरू के जो 50 प्रश्न थे वो तो काफ़ी सरल थे, परंतु आगे के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो प्रश्न का स्तर है ये गंभीर होता जा रहा है। इसलिए आपको समय रहते अपनी टेट की परीक्षा को क्रैक करना है, नहीं तो आगे आगे आपको मुश्किल होता जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है ये। और कई बच्चे बीच में मांग करते हैं कि मुझे बी सीरीज़ की आंसर की चाहिए, सी सीरीज़ की, ए सीरीज़ की, डी सीरीज़ की। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास विकल्प जो ए सीरीज़ की आंसर की है, आप अपने प्रश्नों को अपने हिसाब से मैच कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को तो आप देख लीजिए, आपको अपने हिसाब से प्रश्न आगे पीछे होते हैं, उत्तर मिल जाएंगे इनके। फिर प्रश्न है 62। जिस भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जिस भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपने। अगले प्रश्न को देखिए 63। क्या पूछा गया है यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में टैगोर नहीं, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1913 में। कब? 1913 में। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने ये वापिस भी कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि नामक इनकी काव्य कृति थी। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म रचना के रचनाकार हैं। तो जो कछुआ धर्म रचना है, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कछुआ धर्म रचना लिखी गई थी, और ये निबंध विधा की रचना है। ये काफ़ी आपको करवाया है प्रश्न। फिर अगला जो प्रश्न है 65। हिंदी का पहला उपन्यास लिखने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास लिखा था तो ये लिखा गया था श्रीनिवास दास के द्वारा, परंतु यहाँ पर श्रद्धाराम फिलौरी भी दिया गया है। अब ये थोड़ा बोर्ड पर भी निर्भर करता है कि वो किस आधार पर इसे पूछ रहा है। अगर कालक्रम के अनुसार पूछा गया होता तो श्रद्धाराम फिलौरी होता। अगर यहाँ पर इस आधार पर पूछा गया मौलिक उपन्यास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, परीक्षा गुरु। और जो श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा लिखा गया था भाग्यश्री, ये कालक्रम के हिसाब से पहले माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 66। द्विवेदी युग में किस भाषा के उपन्यासों का अनुवाद सर्वाधिक संख्या में हुआ?
तो जो द्विवेदी युग में सर्वाधिक उपन्यासों का अनुवाद हुआ था किस भाषा से हुआ था? बंगला से हिंदी की तरफ, तो ये होगा बंगला। अगला प्रश्न देखिए 67, बाबू गोपाल राम गहमरी कैसे उपन्यासकार हैं तो नहीं थे ये, अभी इनके ये एक्सपायर हो गए हैं। बाबू गोपाल राम गहमरी ये थे आपके जासूसी उपन्यासकार। कैसे? जासूसी उपन्यासकार। हर एक जो तथ्य आपको बता रहा हूँ आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि भविष्य में कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर आपको ये प्रश्न आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। जो देवकीनंदन खत्री थे ये तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, और जो गहमरी जी हैं ये जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला है 68, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किसका है? तो जो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध होगा ये होगा आपका बालमुकुंद गुप्त का। शिव शंभू के चिट्ठे ये 1905 के आसपास लिखा गया निबंध है। इसमें अंग्रेज़ों के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जो आदिकाल को चारण काल कहा गया था तो ये कहा गया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये याद होना चाहिए आपको। प्रश्न संख्या 70, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके यशस्वी संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से शुरू हुआ, और जो यशस्वी संपादक थे इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन कार्य संभाला। ये आपको याद होना चाहिए, बार बार ये प्रश्न मैंने रिपीट किए थे परीक्षा से पहले आपको। अगला है मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो जो सर्वप्रथम मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना मानी जाती है तो वो ये मानी जाती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बर्ण रत्नाकर। कौन सी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बर्ण रत्नाकर, ये मैथिली हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना है। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो जो खालिक बारी रचना है ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग और पहेलियों का प्रयोग ये अपने साहित्य में करते थे, मनोरंजन करते थे जनसाधारण का ये। फिर देखिए 73, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं भरत मुनि। इन्होंने अपनी जो रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें जो रसों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में। इनका समय 3री शताब्दी के आसपास का माना जाता है, और इन्होंने रसों की संख्या मानी है 8। शांत रस को ये रस नहीं मानते, ये भी आपको याद रखना है। फिर है प्रश्न 74, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसका दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। पूरा नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी में किसकी मार्मिक व्यंजना की गई है? तो जो अगर आप ये कहानी पढ़ते हैं तो आपको भविष्य भी वर्तमान भी देखने के लिए मिलता है, परंतु जो आधिक्य यहाँ पर है, इसका आधिक्य है तो ये अतीत स्मृति का आधिक्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होना चाहिए। 75 का 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी होगी ये भी आपको याद रखना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना केवल इतिहास लिखते थे अपितु कहानी और इनके द्वारा कविताएं भी लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा है अगला प्रश्न? 76, ग्राम कहानी किस मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई? सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम है ये कहानी विधा की रचना है। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की है। और किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी आपकी इंदु पत्रिका में प्रकाशित। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इंदु पत्रिका है ये कैसी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। फिर यशोधरा ग्रंथ की नायिका कौन है? पहले तो ध्यान रखिए यशोधरा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये काव्यात्मक ग्रंथ है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और जो ये काव्य कृति है इसमें यशोधरा और महात्मा बुद्ध
नायक और नायिका के तौर पर जाने जाते हैं। आपको याद रखना है ये। फिर प्रश्न संख्या है 78। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है त्यागपत्र उपन्यास की रचना कब हुई। देखिए, त्यागपत्र उपन्यास से ही 2-3 प्रश्न इस परीक्षा में बन गए थे। जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेंद्र का है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है ये, और ये कब रचा गया था? तो ये रचा गया था 1937 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 1937 में त्यागपत्र उपन्यास की रचना हुई थी। फिर प्रश्न है 79। एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखने वाले कवि का नाम बताइए। सिंपल सा प्रश्न था कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। पूरा प्रश्न इस प्रकार से है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखने वाले कवि कौन है? तो ये होंगे माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, प्रश्न आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये कैसी कविताएं रचते थे। ये ओजपूर्ण कविताएं, ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे। ये आपको पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 80। बादल को घिरते देखा है प्रकृति के अनुपम चित्र खींचने वाली रचना किसकी है ये? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी ये कृति है। नागार्जुन जी की। किसकी? नागार्जुन जी की ये कविता है। क्या विषय है इस कविता का? बादल को घिरते देखा है, तो इसमें प्रकृति के अनुपम चित्र को खींचा गया है। याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर दोगे। फिर प्रश्न है अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो वैसे तो अज्ञेय के द्वारा 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया गया, परंतु जो पहले किया गया था तो वो किया गया था 1943 को। कब? 1943 को। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। और तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं को या प्रमुख रचनाओं को संकलित किया जाता था। अगला प्रश्न है 82। जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटक अधिक लिखे? तो जो जयशंकर प्रसाद थे इन्होंने जो नाटक लिखे थे अधिक, तो वो लिखे थे पौराणिक। कैसे? पौराणिक। विकल्प यहाँ पर जो सी सही होगा, जैसे कि स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये इनके प्रमुख पौराणिक नाटक माने जाते हैं। याद रखना है। और कामायनी भी इन्हीं की कृति है। एक और बात यहाँ पर आपको कह देता हूँ, जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टेट की परीक्षा दी है, उनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, पता ही चलता है स्वयं को। तो अगर किसी को लगता है कि उनका टेट की परीक्षा का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो आप लोग कल से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जल्द ही मैं आपके समक्ष एक बैच शुरू करूँगा LT टेट वालों का। जिनको लगता है कि हमारा टेट अच्छा नहीं होगा, तो हमारे नंबर नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द एनरोल होना है। आपका दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा, तब तक आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जो जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। फिर प्रश्न है 83। इसमें क्या पूछा गया है? लोक शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है। तो जो लोक शब्द है इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या होता है? तो लोक शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है देखना। तो देखना यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को परिचालित करने वाला साहित्य ही लोक साहित्य है, ये किसने कहा? तो जो प्रस्तुत कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को परिचालित करने वाला साहित्य ही लोक साहित्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 85। इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है फिलहाल, और आता भी नहीं है मुझे, तो क्यों आपको गलत उत्तर देना। फिर प्रश्न है 86। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? तो जो भर्तृहरि हैं इनके गुरु थे गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। ये आपको गुरु शिष्य परंपरा याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सुन्नी और भूंकू का किस जनजातीय क्षेत्र से संबंध है? बड़ा नया प्रश्न है ये, काफ़ी नए नए प्रश्न यहाँ पर मुझे इस बार परीक्षा में देखने के लिए मिले। सुन्नी और भूंकू का किस जनजातीय क्षेत्र से संबंध था? तो ये चंबा के भरमौर से गद्दी जनजाति से संबंध रखते हैं, इसलिए यहाँ पर गद्दी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? संस्कृत में पहेली को कहा जाता है प्रहेलिका। क्या कहा जाता है? प्रहेलिका। हाँ, बीच बीच में कई ऐसे जिन्होंने कोर्स लिया था वो कहते थे कि सर इतने बड़े बड़े लेक्चर और इतने अधिक तथ्य वाले लेक्चर आप क्यों लाते हैं?
ये लेक्चर इसलिए लाता था क्योंकि देखिए इस तरह के तथ्य तो आपको नॉर्मल वीडियोस में नहीं मिलते। ऐसे जो संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है, प्रहेलिका कहा जाता है। जो यहाँ पर दूसरे तथ्य दिए गए हैं जैसे लोक साहित्य से संबंधित दिए गए हैं, भर्तृहरि के गुरु के बारे में बताया गया है। ये सारे आपको जो लॉन्ग लेक्चर होते थे ना वहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किए जाते थे। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उनको तो यहाँ से काफ़ी लाभ मिला होगा। तो इसलिए आप लोगों को जोर देकर कहता था कि इन लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, नोट बनाया करें। फिर प्रश्न है यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक हैं। तो जो पंचतंत्र कृति है इसके लेखक होंगे विष्णु शर्मा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला ये प्रश्न भी नॉर्मल था। कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? तो बताइएगा। रिपीटेड प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? केरल का। फिर टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो जो टीवी सीरियल है इसे हिंदी में कहा जाता है धारावाहिक। क्या? धारावाहिक। अगला जो प्रश्न है, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न। अंधों का रंगमंच कहा जाता है रेडियो नाटक को। किसे? रेडियो नाटक को कहा जाता है अंधों का रंगमंच। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न? विभावा अनुभावी व्यभिचारी संयोगादर रस निष्पत्ति, जो प्रस्तुत सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? रस की परिभाषा है ये। तो ये जो परिभाषा है दी गई थी भर्त मुनि के द्वारा। किस संबंध में दी गई थी? रस सूत्र की व्याख्या हेतु तो ये परिभाषा दी गई थी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, श्रेष्ठ पात्र में अधिक क्या होना चाहिए? जो श्रेष्ठ पात्र है इसमें भाव संवेग अधिक क्या होना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। उसमें महानायक के पात्रों का भी उसके अंदर निर्वहन होना चाहिए, परंतु ये तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, कलकत्ता और मुंबई। पहले तो किया गया था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में पहले किया गया था, उसके पश्चात कलकत्ता में भी किया गया था। कोलकाता या कलकत्ता, यहाँ पर मुंबई होगा सही विकल्प। अगले प्रश्न को देखिए। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम कब दिया गया? तो जब मुझे याद था कि 1956 में दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है 1965 या तो आगे पीछे हो गया या फिर ये इसी को उत्तर मानेंगे 1965 को ही। वैसे 1956 इसका उत्तर होना चाहिए, 1956। अगला प्रश्न है यहाँ 97। क्रॉस लाइन शीर्षक में कितनी पंक्तियाँ रहती हैं? ये गीत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्रॉस लाइन फिल्म इंडस्ट्री में गीत होते हैं उसके संबंध में। तो जो क्रॉस लाइन शीर्षक है इसमें एक पंक्ति रहती है। कितनी? एक पंक्ति। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98। 6 ककारों का ध्यान किस में रखना होता है? तो जो 6 ककारों का ध्यान, ये तो पत्रकारिता और समाचार लेखन में ध्यान रखना होता है इसका। यहाँ पर समाचार लेखन सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 99। कुंवर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। तो ये फैज़ाबाद अयोध्या में हुआ था। कहाँ? फैज़ाबाद अयोध्या। ये फैज़ाबाद वही है जहाँ पर भगवान श्री राम के राम मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फैज़ाबाद भगवान श्री राम का राम मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 100। गीत फरोश के लहजे में व्यंग्य है, वह किस मजबूरी में गीत बेचता है? क्या प्रश्न है? गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है गीत फरोश। ये किस लहजे में व्यंग्य है? गीत फरोश के लहजे में व्यंग्य है, वह किस मजबूरी में गीत बेचता है? विवशता में गीत बेचता है। ठीक है, निर्धनता नहीं है, लोकप्रिय होने के लिए भी नहीं, विवशता के कारण। 100 का सही होगा विवशता। अगला देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रोजेक्ट पर काम किया? तो जो शमशेर बहादुर थे इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोजेक्ट पे काम किया था तो वो था हिंदी उर्दू कोश पर। किस पे? हिंदी उर्दू कोश पर। याद रखना है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुआनो नदी का अर्थ क्या है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। तो कुआनो नदी का अर्थ है यहाँ पर कुआनो प्रदेश की काली नदी। कुआनो प्रदेश की काली नदी ये कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 103। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? तो पूछा गया है
केदारनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? तो जो केदारनाथ सिंह थे इन्होंने जो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था तो वो था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है ये। अगला प्रश्न है 104, कबीर बाणी में दोहों को क्या कहा जाता है? तो जो कबीर बाणी में दोहों को कहा जाता है साखी। जो कबीर की बाणी को संकलित किया था धर्मदास के द्वारा, किस नाम से? बीजक नाम से, ये भी आपको याद रखना है। सूरदास से कौन सा मुगल बादशाह मिलने आया था? तो जो सूरदास से मुगल बादशाह मिलने आया था तो वो था अकबर, क्योंकि बहुत सुंदर गाना गाते थे इसलिए अकबर वहाँ पर मिलने चला गया था इनसे। तुलसीदास का दार्शनिक मत क्या है? तो जो तुलसीदास जी का दार्शनिक मत है तो ये हुआ शुद्ध द्वैतवाद। विकल्प सी यहाँ पर होगा, तुलसीदास का मत, दार्शनिक मत सी, शुद्ध द्वैतवाद। अगला प्रश्न है 107, बर्बे रामायण किसकी रचना है? तो जो बर्बे रामायण रचना है ये हो जाएगी महात्मा तुलसीदास की। किसकी? महात्मा तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिएगा 108, वृंदावन में मीरा की भेंट किस बंगाली भगत से हुई थी? तो जो वृंदावन में मीरा की भेंट हुई थी ये कुंभन दास नहीं, जीव गोस्वामी से हुई थी। 108 का बी, जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 109, क्या पूछा गया है 109 में? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो जो रसखान थे इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान। घनानंद किस जाति के थे? तो जो घनानंद है ये रचनाकार घनानंद, तो ये थे आपके कायस्थ जाति के। किस जाति के? कायस्थ जाति के। अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु बाला सुप्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजा के लिए लिखा था? तो ये लिखा था राजा जयसिंह के लिए। ठीक है, जयसिंह, राजा जयसिंह। सारे प्रश्न तो हमने किए ही हैं पहले ही, कई नए हैं, बाकी सारे हमने पहले ही किए हैं डिस्कस। अगला है भूषण का भाषा का मूल गुण क्या है? जो कवि भूषण थे इनकी भाषा का मूल गुण क्या है? तो इनकी भाषा का मूल गुण था ओजप्रिय नाम, जो ओज माधुर्य गुण है, ओज गुण है, इसमें ये कविताएं रचते थे, ओज गुण में। यहाँ पर बी सही होगा। अगला है 113, किन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन और शमशेर। ठीक, नागार्जुन और शमशेर। इसके पश्चात मुक्तिबोध और धूमिल में भी ये विशेषता मिलती है। 114, पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? तो ये मिला था आपके माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम। तो सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम है प्रेमाश्रय शाखा। क्या? प्रेमाश्रय शाखा। अगला है प्रेत काव्यान कविता में किसके प्रेत का वर्णन है? प्रेत काव्यान कविता में किसके प्रेत का वर्णन है? अध्यापक के प्रेत का वर्णन है, अध्यापक के प्रेत का वर्णन। फिर है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं। कितने? 5। फिर प्रश्न है अगला, क्या प्रश्न है? सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य किसे माना? तो जो सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य माना तो ये अनुभूति को भी अपनी साधना का लक्ष्य मानते थे, निर्वाण को भी। कई स्थान पर आनंद को भी इन्होंने अपने लक्ष्य का अपने साधना का लक्ष्य माना। ठीक है, अनुभूति, आनंद और निर्वाण को भी मानते थे। ये प्रश्न भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो चीज़ें थी तो वो इन्होंने यहाँ पर तीनों दे दी हैं। अगला है 119, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहते हैं तो ये रिपोर्ट कहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 118 का सही विकल्प जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? अनुभूति या फिर निर्वाण में से एक। वैसे निर्वाण के लिए ये सारी चीज़ें होती थी तो निर्वाण हो सकता है इसका डी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अरण्य का उचित पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए। तो जो वन और जंगल है ये अरण्य के लिए उचित पर्यायवाची शब्द युग्म होगा। ठीक है, 120 का ए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने जो हिंदी साहित्य है इसके 120 प्रश्न डिस्कस किए। जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे मुझे पूर्ण आशा है कि वो तो यहाँ पर
80 प्लस ठीक करके ही गए होंगे, 80 और 90 के आसपास, कभी तो 100 भी कर गए होंगे, क्योंकि 10 एक प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल थे, बाकी तो यहाँ पर सरल ही थे। बाकी आपको जीके भी नॉर्मल पूछा गया था, उतना हार्ड जीके का स्तर भी नहीं था। बताइएगा 120 में से आपके कितने सही हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आपको पता ही है हमारा 8219312129। जो सीरीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की ये है सीरीज़ ए। पार्वती मंगल किसकी रचना है? कहने के लिए जीके सेक्शन है, परंतु यहाँ पर तो आपको लिटरेचर ही दे दिया गया है। तो जो पार्वती मंगल रचना होगी ये किसकी होगी? गोस्वामी तुलसीदास की। तो पहले का 121 का हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 122, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। 122 का विकल्प ए सही होगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। प्रश्न 123, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो ये काफ़ी चर्चित कहानी है, उसने कहा था। हिंदी वालों के लिए तो ये एक तरह से लड्डू क्वेश्चन था। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी होगी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124, क्या पूछा गया है इसमें? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ये जोड़ती है आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। 124 का सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 126, इसमें पूछा गया है पश्मीना ऊन किस से प्राप्त की जाती है? तो जो पश्मीना ऊन है ये आपकी एक पश्मीना बकरी होती है, उसी से प्राप्त की जाती है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 125 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए 126, कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है? तो जो अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है ये केरल जाना जाता है। 126 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा, केरल। अगला प्रश्न देखिए 127, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिए गए थे ये आपके दिए गए थे 1901 में। 127 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 128, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है। तो 128 का सही विकल्प होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। विकल्प ए यहाँ सही होगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 129, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1875 को। तो 129 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी। फिर चलते हैं 130। 130 तो यहाँ पर नहीं है, रुकिएगा। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर है 130, इसमें क्या पूछा गया है? 130 में हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो जो हर्षवर्धन थे इनकी राजधानी का क्या नाम था? ये था आपका कन्नौज। कन्नौज। विकल्प ए सही होगा 130 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। प्लासी का 1764। हाँ, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, प्लासी का युद्ध 1764 में नहीं 1757 में हुआ था। 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 या 1864, कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इन दो में से एक है, ठीक है ना। तो प्लासी का होगा विकल्प ए यहाँ पर सही। तो अगला जो प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। 132 का यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं 133 की तरफ। तो प्रश्न संख्या है 133, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो जो लोकतंत्र यहाँ पर आधारित होगा, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 134। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 134, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो 134 का सही हो जाएगा यहाँ पर ओपेनहाइमर मूवी। 134 का सही विकल्प सी। फिर देखिए 135, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ?
तो जो धामी गोलीकांड था ये हुआ था 1939 को। 135 का सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर है 136, पौड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो जो पौड़ी मेला है ये मनाया जाता है आपके लाहौल स्पीति में। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 137, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी ये 1972 में हुई थी। कब? 1972 में। 137 का ए। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। 138, सांगला घाटी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो सांगला घाटी है इसे जाना जाता है आपके बसपा घाटी के नाम से भी। तो 138 का यहाँ पर सी हो जाएगा सही। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 139। इसमें क्या पूछा गया है? तो थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिएगा। धमबारी क्या है? धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है या किस नदी पर है? धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी पब्बर नदी पर है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। फिर रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140 क्या पूछा गया है 140 में? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य का। तो ये हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में कुछ समय के लिए आए थे। तो 140 का डी, डलहौजी है चंबा में। अगला प्रश्न देखिए 141 क्या पूछा गया है 141 में? बंदर घाटी किस ज़िले में है? तो जो बंदर घाटी है ये हो जाएगी आपकी चंबा में। 141 का ए हो जाएगा। चंबा से 2 प्रश्न आ गए चंबा वालों के लिए फ़ायदा हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, झांकी किस ज़िले का लोक नृत्य है? तो जो झांकी है ये भी चंबा से ही है। तो 142 का डी, झांकी है आपके चंबा का लोक नृत्य। डी हो जाएगा 142 का। 3 क्वेश्चन चंबा से आ गए थे। अगला प्रश्न क्या है? गौरी देवी का टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ये भी देखिए चंबा से ही है। 4 प्रश्न चंबा वालों के तो मज़े होंगे, 4 के 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछेंगे। गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में है। 143 का डी सही विकल्प, चंबा। अगला प्रश्न देखिए 144 क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस ज़िले में है? तो जो प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र है ताल ये कहाँ पर है? ये आपके हमीरपुर में होगा। 144 का बी। फिर प्रश्न है 145, भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो जो भाखड़ा बांध है ये बनवाया गया था 1963 में। 145 का सही विकल्प होगा ए, 1963। फिर अगला प्रश्न है 146, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी कैनबरा। कैनबरा 146 का डी। फिर प्रश्न है 147, कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? तो जो ये शहर है ये हो जाएगा आपका फ्रांस का पेरिस। 2024 फ्रांस का पेरिस में होगा ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। फिर प्रश्न है 148, इसमें क्या पूछा गया है? 148 में बिडाल परीक्षण किस रोग के जांच से संबंधित है? तो जो बिडाल परीक्षण रोग है ये किस जांच से संबंधित होगा? तो टाइफाइड रोग है, इसकी जांच के लिए होता है बिडाल परीक्षण, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। तो जर्मनी जो देश है इसके वर्तमान में चांसलर कौन होंगे? तो ये होंगे ओलाफ स्कोल्ज, विकल्प बी। 149 का बी। अगला प्रश्न देखिए 150, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? गवर्नर मतलब राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल होंगे तो ये होंगे आपके शिव प्रताप शुक्ला। पहले राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी थे, बंडारू दत्तात्रेय भी थे, परंतु वर्तमान में होंगे शिव प्रसाद शुक्ला। तो मैंने कहा था आपको इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। जीके में थोड़े मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ एक मुश्किल भी थे परंतु कुछ एक सरल भी थे। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए जो प्रश्न पत्र और परीक्षा है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। धन्यवाद।